हाँ, मेटाफेज वो फेज होता है कि जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पर या सेंटर ऑफ द सेल के अंदर लोकेटेड होते हैं, सही है। अब जब एनाफेज होता है तो एनाफेज में आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो में, और क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक क्रोमेटिड एक पोल पे जाता है, दूसरा दूसरे पोल पे जाता है। तो बेसिकली वो क्रोमेटिड्स में डिवाइड किस तरह से हो रहे थे, बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर, क्योंकि सेंट्रोमेयर मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हो सेंटर में होता है, या अगर कुछ टाइप के ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें सेंटर में नहीं होता, बट एक साइड पर सेंट्रोमेयर के एक आर्म होगा और दूसरे साइड पे दूसरा आर्म होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेंट्रोमेयर, एंड आर्म का मतलब है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है सेंट्रोमेयर से राइट और लेफ्ट पे, दैट इज नोन एज आर्म, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर बेसिकली, या उसकी आर्म्स की लेंथ के बेसिस पे हमने क्रोमोसोम को चार टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है। Number one is metacentric, and the other one is submetacentric. Third is acrocentric, and the fourth is telocentric. So, starting from metacentric, metacentric are basically those chromosomes which have equal arms resembling the letter V. जैसे लेटर V होता है, ठीक है, V में आप देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट बोथ ऑफ द आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ। तो इसी तरीके से मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं कि उनके राइट और लेफ्ट जो आर्म्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है, और उनका जो सेंट्रोमेयर है वो यहाँ पर लोकेटेड होगा इस तरह से। ऑब्वियसली सेंटर में ही हो जाएगा, बिकॉज जब राइट लिम्ब और लेफ्ट राइट आर्म और जो लेफ्ट आर्म है वो दोनों लेंथ में सेम होंगे, तो फिर सेंटर में क्या होगा आपके पास, सेंट्रोमेयर। तो मेटा सेंट्रिक का मतलब क्या है बेटा, मेटा को आप इस तरह से समझ लो कि सेंटर में इसके या इसके मिडल में सेंट्रोमेयर लोकेटेड है। मेटा का मतलब इस तरह से आप समझ लो, और राइट और लेफ्ट आर्म पे इसके राइट और लेफ्ट साइड पे इसके आर्म्स लोकेटेड हैं, और सेंटर जो दोनों आर्म्स है वो बेसिकली इक्वल इन साइज है, दोनों की लेंथ सेम है। अगर एक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो सपोज करो 1 सेंटीमीटर शायद बहुत बड़ा है, दूसरे की भी 1 सेंटीमीटर होगी, मीन्स दे हैव इक्वल लेंथ, ठीक है। और वी जो है लेटर वी जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम जिनके आर्म्स जो है वो अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, एंड रिजेंबलिंग द लेटर जे, मतलब कि एक आर्म उसका बड़ा होगा और एक आर्म उसका छोटा होगा। दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। उसके जो आर्म्स होंगे वो एक दूसरे से उनकी लेंथ डिफरेंट होगी, अनइक्वल होंगे, और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जे जो लेटर होता है उसकी तरह इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जे लेटर जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, एंड इट इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। अगर आप इसको कंपेयर करो इससे तो दो डिफरेंसेस यहाँ पर हैं। अगर आप डिफरेंस को जहन में रख के याद करते हो तो आई थिंक यू आर एबल टू रिमेम्बर थिंग्स बेटर। सो वन डिफरेंस इज दैट मेटासेंट्रिक में आर्म्स इक्वल होते हैं और सब मेटासेंट्रिक में आर्म्स अनइक्वल होते हैं। और मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम का शेप वी जैसा होता है, जबकि सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम का जे की तरह शेप होता है, ठीक है, एंड इट हैज अनइक्वल आर्म्स। नाउ एक्रोसेंट्रिक बेटा वो होते हैं, एक्रोसेंट्रिक को हम एक और नाम भी देते हैं सब टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अब एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं जिनमें रॉड लाइक क्रोमोसोम तो होता ही है मगर एक आर्म बहुत स्मॉल है एंड द अदर वन इज वेरी वेरी लॉन्ग, ठीक है, और सेंट्रोमेयर इज सब टर्मिनल। अच्छा, अब आपको मैं इसकी इस तरह से मिसाल दूं, लेट मी एनोटेट इट फॉर यू सो दैट आपको अच्छे से बात समझ में। suppose this is your centromere, ठीक है, and this is your arm and this is the other arm। तो ज्यादा ही लंबा बन गया, बट एनीवेज। अच्छा, तो एक्रोसेंट्रिक या रॉड इसमें क्या होगा, सब टीलोसेंट्रिक में, एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, अगर आप डायग्राम जो मैंने बनाई है अगर आप उसको देखो तो जो क्या कहते हैं आपका एक आर्म है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल, और जो दूसरा आर्म है वो तो हद से ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक एंड सेंट्रोमेयर इज सब टर्मिनल, मींस ये बिल्कुल टर्मिनल, देखो एक होता है टर्मिनल एक होता है सब टर्मिनल। टर्मिनल मींस दैट इट इज लोकेटेड एट द एंड एंड पॉइंट, और सब टर्मिनल मींस एंड से थोड़ा सा करीब है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप देख इस चीज को देखो तो ये बिल्कुल एंड पे भी लोकेटेड नहीं है ना सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है, इट इज क्लोजर टू दी एंड, सो इट इज सब टर्मिनल। और आप देख सकते हो कि ये आर्म बहुत छोटा है और ये आर्म बहुत ज्यादा लंबा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक, सही है। दिस इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम जिसमें एक आर्म बहुत छोटा और एक आर्म बहुत लंबा होता है, ठीक है। और बेटा ये जो सेंट्रोमेयर है सब टर्मिनल, इसको अंडरलाइन कर लेना, मे बी इट ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमेयर व्हिच इज सब टर्मिनल।
So you have to answer that it is acrocentric or subtelocentric. ठीक है? Okay. So now moving on towards the last जो आपका है type of chromosome, that is ठीक है, लास्ट जो क्रोमोसोम है बेटा वो है आपका टीलोसेंट्रिक. ठीक है, टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेर इज एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम. मतलब कि आपका एक मिनट बेटा, मैं आपको एनोटेट करके बता दूं कैसा होता है ये. जैसे ये आपका आर्म है क्रोमोसोम का, ठीक है, एंड दी सेंट्रोमेर इज लोकेटेड ओवर हियर. ये आपका सेंट्रोमेर, सही है. दिस इज नॉट द आर्म, दिस इज द सेंट्रोमेर. सही हो गया. तो टीलोसेंट्रिक वो होता है बेटा जिसमें क्रोमोसोम का जो एंड है उस एंड के ऊपर आपका सेंट्रोमेर मौजूद हो. सही है, बिकॉज बिल्कुल जो है इसके एंड पे, क्रोमोसोम के एंड पे आपका सेंट्रोमेर लोकेटेड है और ये इसका आर्म है. सही हो गया. तो ये आपका टीलोसेंट्रिक कहलाता है, जबकि ये आपका सब टीलोसेंट्रिक था. सही है. तो बेटा यहाँ तक समझ में आया आपको? आप यस मैम. किसी को कुछ, ठीक है, सही है. सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ठीक है. मेटासेंट्रिक में वी शेप था, सब मेटासेंट्रिक में जे शेप था, एक्रोसेंट्रिक में जो है सब टर्मिनल आपका सेंट्रोमेयर था, और टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर है वो आपका बिल्कुल एंड पर लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड एट टर्मिनल पार्ट. आप टर्मिनल इसमें कह सकते हो कि टर्मिनल, बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द एंड. अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं न्यूक्लियोलस पे, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक था वो क्या था, न्यूक्लियस था. और हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे. फिर न्यूक्लियस के जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, उसके बाद हमारे पास क्रोमोसोम आ गया था. अब हम आ जाते हैं दोबारा से न्यूक्लियस के उस स्ट्रक्चर पर जो आप कह सकते हो न्यूक्लियस का भी जो है ना सीपीयू है. ठीक है, न्यूक्लियस का भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और वो न्यूक्लियोलस कहलाता है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल सी, छोटी सी, राउंडेड सी बॉडी लोकेटेड होती है और उसका नाम होता है न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियोलस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना रहा होता है न्यूक्लियस का, इस लिहाज से कि ये एक तरीके से जो न्यूक्लियस का इंटेग्रल पार्ट कहलाता है. अब काम इसका क्या होता है कि अच्छा मैं रीड करती हूँ. विद न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस. ठीक है, इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि इट्स शेप कैन बी डिफरेंट, इट कैन वेरी, बट न्यूक्लियोलस इज मोस्टली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. बिल्कुल गोल गोल सा स्ट्रक्चर होगा. इफ यू हैव बुक्स देन यू कैन लुक इन योर बुक्स दैट हाउ न्यूक्लियोलस एक्चुअली लुक्स लाइक. देयर मे बी मोर देन वन न्यूक्लियोला इन वन न्यूक्लियस. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल है, उस सेल में एक न्यूक्लियस है, और उस सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है कि उस एक ही न्यूक्लियस के अंदर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो. ठीक है, तो इट इज नॉट फिक्स जस्ट लाइक द न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस एक है या फिर एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता. A nucleus can have more than two or multiple nucleoli in its structure. Nucleolus is believed to play an important role in synthesis of ribonucleic acid and ribosome in eukaryotic cell. Ribosome का function मालूम है किसी को? देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है जिसको राइबोसोम का फंक्शन पता होगा, बिकॉज राइबोसोम आई थिंक यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन 9th क्लास, तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए राइबोसोम का क्या काम है. अगर नहीं बताया किसी ने तो फिर मुझे ये बोलना पड़ेगा कि क्लास में कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है. नोबडी. राइबोसोम तो बहुत मशहूर है. राइबोसोम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो ऑर्गेनेल, जिसके बगैर बॉडी मिस के जो है वो काफी सारे काम ना हो. निम्रा बेटा मिस थोड़ा जोर प्रोटीन से फैक्टर है, बोलिए. प्रोटीन फैक्ट्री है. वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट निम्रा. तो निम्रा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास. प्रोटीन फैक्ट्री इसका नाम होता है. इसका काम क्या होता है? एक्सीलेंट बेटा निम्रा. इसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना होता है. ठीक है, तो ये इसको एक तरीके से इसका निक नेम है, दैट इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. ठीक है, इसका काम प्रोटीन बनाना होता है. तो
राइबोसोम बेसिकली आपका जब प्रोटीन बना रहा होता है, और दूसरी बात ये बेटा, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है राइबोसोम फॉर्म करने में। तो जो राइबोसोम है ऑब्वियसली दैट इज अ सिंपल ऑर्गेनेल एंड अ स्मॉल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल। तो जो राइबोसोम है दैट इज समटाइम्स सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। और दूसरा काम न्यूक्लियोलस का क्या है बेटा, दैट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसी तरीके से आरएनए होता है जो कि आरएनए होता है बेटा जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप कह सकते हो बहुत सारे कामों में। और आरएनए की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और इस टी आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए, ये सब जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एमआरएनए, टी आरएनए, और आपका एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, सही है। तो जो राइबोज न्यूक्लियक आपका एसिड है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दी न्यूक्लियोलस, एंड राइबोसोम जो है, जो प्रोटीन फैक्ट्री है इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। यूकैरियोटिक सेल यहाँ इसलिए बोला है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, अगर आपको इसके डिफरेंसेस याद हो तो उसमें लिखा हुआ था कि ऑर्गेनेल्स इतने ज्यादा नहीं उसमें वो होते प्रेजेंट होते। तो यूकैरियोटिक सेल इज मेंशन्ड ओवर हियर इन पर्टिकुलर इस वजह से। तो अगर आपसे जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें अगर कभी पूछ लेते हैं न्यूक्लियोलस का, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड यू विल एंड इट ओवर हियर, एंड देन यू विल मेक हेडिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर यहाँ से आप फंक्शन की हेडिंग बना लो, और आप फंक्शन में ये 2 पॉइंट्स लिख लो, हेडिंग फंक्शन की नीचे भी अगर आप सब हेडिंग्स बनाना चाहो, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम, और आप ये पॉइंट लिख सकते हो दैट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस का काम याद रखना है, क्या है न्यूक्लियोलस का काम, आरएनए बनाना और राइबोसोम फॉर्म करना इन दी न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। एंड नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। देखो बच्चों, अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ ना समझ में आए या कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेस कर दो या टाइप कर दो, या अनम्यूट करके जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार मैं बोलूं कि बेटा कोई सवाल है तो आप पूछो। डोंट वेट फॉर मी, जस्ट आस्क, ताकि उसी पॉइंट पे वो चीज क्लियर हो जाए, सो आपको आगे ना मसला हो, सही है। नाउ वील मूव ऑन टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिस्कशन में हम लोग सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं, जितने भी सेल के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनका क्या फंक्शन है, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोल, अ फ्लूइड मैट्रिक्स इन व्हिच ऑर्गेनेल्स रिसाइड। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। और प्लाज्म यहाँ पर रेफर कर रहा है जो आपका बेसिकली फ्लूइड कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड द टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू ब्रेक दिस वर्ड इनटू इट्स पार्ट्स, और इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन समझना चाहो तो साइटोप्लाज्म मींस द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द सेल, साइटो सेल प्लाज्म फ्लूइड, ठीक है। तो वो फ्लूइड जो सेल में मौजूद होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब उस फ्लूइड के अंदर भी और चीजें होती हैं। तो क्या चीज होती है बेटा, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं और लाइसोसोम्स हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, सही है। गोल्जी बॉडीज हो गया, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और साइटोसोल इज बेसिकली दी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स रिजाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ये आपका क्या है, बेसिकली साइटोप्लाज्म है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं लाइन से हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक है, इसके बाद गोजी बॉडीज है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपके पास बुक्स हैं तो यू कैन सी दैट इट इज एक्चुअली अ नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब आप कह सकते हो एक बहुत वास्ट नेटवर्क टाइप का बना हुआ है, और ये तकरीबन पूरे सेल के अंदर एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल, ठीक है। एक चैनल होता है ना बेटा, चैनल किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू कोई भी चीज गुजर रही हो, दैट इज नोन एज अ सॉर्ट ऑफ चैनल। तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मींस देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स प्रेजेंट इन द ईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स एंड द ईआर व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि देखो, सेल जब स्टार्ट हो रहा होता है तो जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है, अगर मैं कहूँ एनिमल सेल की मैं बात कर रही हूँ, तो उसका फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सही है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपका साइटोप्लाज्म शुरू हो जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेंट्रल पार्ट या बीच वाला जो पार्ट है वो आपका न्यूक्लियस होता है। सही हो गया। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं और मैं कहूं प्लांट सेल का फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग पार्ट कौन सा होता है तो आप कहोगे सेल वॉल होता है, क्योंकि आपको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो जो प्लांट सेल है उसमें पहला जो पार्ट है दैट इज सेल वॉल, देन कम्स योर सेल मेम्ब्रेन एंड देन कम्स योर साइटोप्लाज्म एंड योर न्यूक्लियस। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के किसी एक खास जगह तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये पूरे सेल के अंदर एक्सटेंड कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द स्टार्टिंग पार्ट एंड द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो मतलब ये न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट होता है सेल का वो साइटोप्लाज्म उसके अंदर मौजूद होता है। तो आप सोच सकते हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब स्टार्ट होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जा रहा है तो उसका मतलब है ये तकरीबन पूरे सेल को एक तरह से कवर कर रहा है। तो इट इज बेसिकली क्या इसका है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है चैनल्स का, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ आ रहा है। इट इज ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लाइपोप्रोटीन। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ किससे होता है? लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। लाइपोप्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तो आपको पता है सबको, प्रोटीन क्या होता है। बेसिकली लाइपोप्रोटीन इज अ मिक्सचर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, या अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो नाम से भी आपको चल रहा है पता, दैट इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड आपको पता है फैट लाइक सब्सटेंसेस को आप लिपिड कहते हो, और प्रोटीन तो आपको पता है प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो लाइपोप्रोटीन इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। और ये लाइपोप्रोटीन क्या है? ये बेसिकली एंडोप्लास्ट इट इज मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बनी हुई है बच्चों? वो बनी हुई है लाइपोप्रोटीन से बनी हुई है। ठीक। अच्छा, और क्या है? ये ट्यूब लाइक सिस्टम है, ट्यूब की तरह इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, चैनल की तरह होता है और लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक हो गया। देयर आर टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब इसकी टाइप्स भी होती हैं, सही है। अच्छा, दो टाइप इसकी होती हैं बेटा, एक होती है ए ग्रैन्युलेटेड या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और दूसरी होती है रफ या फिर ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनको डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट जो आप कहते हैं कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स है, तो भाई किस बेस पे टाइप्स हैं? तो दीज आर डिवाइडेड इनटू द देयर रिस्पेक्टिव टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। कि एक टाइप ऐसी है जिसमें राइबोसोम है और दूसरी टाइप ऐसी है जिसमें राइबोसोम नहीं है, और वो कौन सी टाइप से हम नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से हमने इसको डिवाइड किया है दो टाइप्स में। ए ग्रैन्युलेटेड, देखो ग्रैन्युलेटेड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ए का मतलब होता है एब्सेंस। ए अगर किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आ जाए, मतलब इस तरह से कि जैसे ए ग्रैन्युलेटेड है और नीचे लिखा हुआ है ग्रैन्युलर या ग्रैन्युलेटेड ईआर, तो ग्रैन्युलेटेड ईआर में कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो उसको ग्रैन्युलर अपीयरेंस दे रहा है। ग्रैन्युलर का मतलब दानेदार, एक तरह से आप कहते हो ना बेटा, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स हो या ऐसे स्ट्रक्चर जिसपे कोई राउंडेड सी चीजें मौजूद हो, तो हम कहते हैं ग्रेन लाइक या ग्रैन्युलर अपीयरेंस दे रहा है। अब ए ग्रैन्युलेटेड का मतलब कि ये ग्रैन्युलर अपीयरेंस नहीं दे रहा। ए का मतलब बेटा क्या होता है? एब्सेंस ऑफ। तो दिस इज एब्सेंस ऑफ द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ये बात मेरी समझ में आती है? ए ग्रैन्युलेटेड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर एक ग्रैन्युलेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका स्मूथ होगा, इसमें कोई दाने नहीं होंगे, दानेदार स्ट्रक्चर नहीं होगा, या इसका ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। दिस विल बी स्मूथ। और क्यों स्मूथ होगा? बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम। जबकि जो बेटा रफ और ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम ग्रैन्युलर इसलिए कहते हैं, इसमें छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर हमें इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। एक सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसके अंदर आपने, एक सेकेंड में आपको इस तरह से बताती हूँ, सपोज करो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे राइबोसोम मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखो
थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली कर्सर यूज करते हुए मैं कोई सही से डायग्राम तो नहीं बना सकती, बट जस्ट फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट कि बेटा ये देखो, ये सपोज करो दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर राइबोसोम, ये है राइबोसोम, ये भी। अब मैं कह रही हूँ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनमें बहुत सारे राइबोसोम। तो अगर आप इसको देखो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। इसीलिए मैं इनको कह रही हूँ ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनमें छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइबोसोम मौजूद है। तो ये हमें देखने में क्या लग रहा है, इसमें ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, दानेदार अपीयरेंस है इसकी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरएज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं या एक ग्रैन्युलेटेड होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होगा या उनमें क्या चीज होगी कि उनके अंदर कोई भी जो आपका ये जो राइबोसोम है वो मौजूद नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक ग्रैन्युलेटेड या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है, तो ठीक है। दिस इज बेसिक डिफरेंशिएशन कि राइबोसोम होंगे तो रफ, ठीक है, और राइबोसोम नहीं होंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। नाउ वील मूव ऑन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल ईआर। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम। मैंने अभी आपको बताया स्मूथ होगा तो मतलब देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, जीरो राइबोसोम। इट इज फाउंड इन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल। बेटा ये अंडरलाइन कर लो, स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल को अंडरलाइन जब मैं कहती हूँ आप करो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने ये अगर सवाल आता है तो ये वाला वर्ड ब्लैक से लिखना है, आपने अंडरलाइन करना है स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स। स्टीरॉयड बेटा एक तरह का आप कह सकते हो कि स्टीरॉयड बेटा एक तरह का लिपिड होता है, सही है। और जो स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनकी एग्जांपल आपको यहाँ आगे दी हुई है, वो सेल्स जो बेसिकली एक तरह से लिपिड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सही है, जो लिपिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा बेटा मैं ये बता रही थी कि स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स में होता है, स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स आपके पास हैं, एडिपोज सेल्स हैं। एडिपोज सेल्स बेटा फैट सेल्स को कहा जाता है। आपकी बॉडी के अंदर या जो आप मोटे लोगों को देखते हो, जो ओबीज इंडिविजुअल्स होते हैं, फैट पीपल होते हैं, उनमें जो फैट की तादाद है या क्वांटिटी है दैट इज ट्रिमेंडस, ठीक है, जब भी उनका वेट ज्यादा होता है तो वो सेल्स जो बेसिकली फैट सेल्स होते हैं या फैट को स्टोर कर रहे होते हैं उनको एडिपोज सेल्स कहा जाता है। तो जो एडिपोज सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। बिकॉज अगेन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से हैं, सेल्स जो लिपिड बना रहे होते हैं, ठीक है, या फैट्स बना रहे होते हैं। लिपिड्स फैट्स आर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। तो एडिपोज सेल्स का काम क्या है, फैट बनाना, और स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स अगेन वो सेल्स है जो फैट बना रहे हैं, स्टीरॉयड बना रहे हैं या लिपिड बना रहे हैं, ठीक है। तो एडिपोज सेल्स के अंदर आपको किस चीज की जरूरत होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत होगी, बिकॉज ये स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग इसका एक काम होता है, ठीक है।
अब इंटरस्टिशियल सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो कि आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मौजूद हो। और जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हैं, आपको पता है लिवर जो है आपका एक सेंट्रल ऑर्गन है, ठीक है? और लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है आपके पास जो आपका जितना भी मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, तो लिवर को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द बॉडी। सही है? लिवर आपको पता है कि राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में आपके प्रेजेंट होता है, और इसके जो है इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली मेटाबॉलिक काम करवाना होता है, और इसका काम होता है यूरिया प्रोड्यूस करना। ठीक है? तो लिवर का एक काम और भी होता है कि जो आपकी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है, ठीक है? जब आप सेहरी करते हो, तो सहरी में आप जब खाना खाते हो तो ऑब्वियसली आप जब असर का टाइम होने वाला होता है या उसके बाद रोजा जब आपका होता है, मगरिब के टाइम से पहले क्या होता है कि आप कमजोरी फील करते हो, आप थकावट महसूस करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपने सहरी की होती है सुबह 4-5 बजे, और शाम को जब 5 या 6 बजे जो टाइम हो जाता है, या मगरिब से पहले जो टाइम हो जाता है, तो उस वक्त तक आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है? अब बेटा बॉडी में ये क्या होता है, ये कंडीशन है वो जब आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। लेकिन जब आपका रोजा नहीं होता, या जब आपके पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, जब आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है या ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, तो क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी उस एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर लेती है, ताकि जब ग्लूकोज की कमी हो या ऐसी कोई रमजान वाली या रोजे वाली कंडीशन हो जाए, तो क्या हो कि वो आपके पास जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है? तो एक्सेस ग्लूकोज ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है वर्ड ग्लाइकोजन, ये है बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है? बॉडी ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। और ये ग्लाइकोजन बेटा किधर स्टोर होता है? आपकी बॉडी में स्टोर होता है लिवर के अंदर। सही है? तो जब क्या होगा बेटा, जब ग्लूकोज आपके पास बहुत कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया आप कह सकते हो उसको। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है, हाइपो मीन्स कम और ग्लाइसीमिया आपके ग्लूकोज को रेफर कर रहे हैं। तो जब ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाता है, तो लिवर क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को चेंज करता है दोबारा से ग्लूकोज के अंदर, ताकि बॉडी उसको यूज कर सके उस वक्त जब आपके पास ग्लूकोज बहुत कम हो। तो ये बात समझ में आती है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। और मसल सेल्स के अंदर भी आपके पास ये मौजूद होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मसल्स होते हैं आपके, उनके अंदर भी मौजूद। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ में आई? हमारे पास 5 मिनट है सर। ठीक है निम्रा। ओके, नाउ मूविंग आउट टुवर्ड्स द रफ और ग्रैन्युलर ईआर। मैंने आपको भी बताया रफ या ग्रैन्युलर ईआर वो हैं जिनमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? इट इज हेवीली कोटेड विद राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक सरफेस। मतलब कि इसके ऊपर, मतलब इसकी आउटर सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहर वाली सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और अभी मुझे शायद निम्रा ने बताया था कि जो राइबोसोम है उनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है? तो अब ऑब्वियसली जिस ईआर के पास, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बहुत ज्यादा राइबोसोम्स होंगे, तो ऑब्वियसली उसका भी काम प्रोटीन से रिलेटेड होगा, क्योंकि राइबोसोम रखने की मेजर वजह ही ये है कि ये प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं। तो जिस तरह राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, उसी तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में, प्रोटीन की फॉर्मेशन में होता है। और किस तरह से होता है? बिकॉज इसके पास बहुत सारे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके पास तो कोई राइबोसोम ही नहीं थे, इसलिए इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉइड, या आप कह सकते हो स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स में ईआर, जो स्मूथ ईआर है वो मौजूद होता है। जबकि जो रफ ईआर है वो, उसका काम क्या है? प्रोटीन फॉर्म करना, बिकॉज इट हैज अ नंबर ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। सही है? तो ये है इसका दो टाइप के इसके राइबोसोम। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल दी हुई है, सच एज दोस ऑफ द मेमेलियन स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियास। मेमेलियन स्लाइवरी ग्लैंड्स, आपको पता है कि आपके माउथ के अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है? और ये स्लाइवा बेसिकली कंपोज होता है, मेजर इसका जो कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है। स्लाइवा में 90% वाटर होता है। उसके अलावा जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, स्लाइवा तो प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा के अंदर आपके पास ज्यादातर वाटर होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है? तो आपका जो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम्स आप इंशाल्लाह पढ़ोगे, थर्ड चैप्टर आई थिंक है आप लोगों का,
एंजाइम्स के नाम से। तो एंजाइम बेटा, एंजाइम की नेचर कैसी होती है कि एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर वाइज, ठीक है। उनका अगर आप कहो कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा बना रहे हैं और स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनके पास कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, जो रफ होते हैं। ऑब्वियसली इनको प्रोटीन बनाना है तो इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत होगी, क्योंकि रफ ईआर का ही काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि स्लाइवा प्रोड्यूस करना इनका काम है, और स्लाइवा में आपके पास वाटर होता है, और वाटर के साथ साथ एंजाइम्स भी होते हैं, और एंजाइम एक तरह से प्रोटीन होता है। एंड पेंक्रियास, पेंक्रियास आपका पेंक्रियास एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और पेंक्रियास बेसिकली लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है। तो पेंक्रियास के सेल्स के अंदर भी आपके पास रफ ईआर मौजूद होता है। Smooth ER in the skin converts cholesterol into the lipid compound called vitamin D. Whenever sunlight strikes the skin, this vitamin helps to maintain strong, healthy bones. अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना बेटा आपकी स्किन में, उस कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, जो आपका स्मूथ ईआर होता है वो विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, विच इज अ लिपिड कंपाउंड। मैंने आपको अभी बताया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम होता है स्टीरॉइड या लिपिड या फैट प्रोड्यूस करना। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आपकी स्किन पे है, आपकी स्किन के ऊपर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी में, उस कोलेस्ट्रॉल को किस में चेंज कर देता है, विटामिन डी में। जब भी सनलाइट स्ट्राइक करती है स्किन को, ठीक है, जब भी आप धूप में जाते हो, कहते हैं ना लोग अक्सर के सुबह की जो धूप होती है 11-12 बजे से पहले की, वो फायदेमंद होती है। तो इसीलिए फायदेमंद होती है कि ये विटामिन डी की इस तरह से फॉर्मेशन होती है। और विटामिन डी, अगर आप कहो मिस विटामिन डी से हमें क्या फायदा, तो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। और आपको पता है कि कैल्शियम जो है बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बोन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो जो इश्तेहार भी आ रहा होता है। तो बेसिकली अगर आप बहुत ज्यादा दूध पी रहे हो, ठीक है, कैल्शियम इंटेक बहुत ज्यादा है, मगर आपके विटामिन डी लेवल्स ही लो हैं या बॉडी में विटामिन डी ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोलेस्ट्रॉल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विटामिन डी में। और ये विटामिन डी क्या करेगा, आगे जाके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, तो ये बोन्स आपकी जो है वो स्ट्रांग होंगी और हेल्दी होंगी, ठीक। अच्छा बेटा, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, ठीक है। कोई सवाल है तो हम आप नोट करके रखना, कल हम इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कल इंशाल्लाह फंक्शंस पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अल्लाह हाफिज बेटा।